हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पहला और दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर से है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए खपत की कमी, भविष्य के संसाधन, संसाधन संरक्षण या सतत विकास। तो इसका आंसर है सतत विकास। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सतत विकास होता क्या है। सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें हम भविष्य के योजनाओं पर भी ध्यान रखते हैं और संसाधनों का इस प्रकार से यूज करते हैं कि भविष्य के लिए भी संसाधन हमारे बचे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल सही बात है। जब आप लोग आर्टिकल 79 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 79 कहता है कि भारतीय संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, इसका कारण देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति संसद का भाग है तो उसकी सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। और यहाँ देखिए तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिलिंद पेन्हो तथा राजा मिलन तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है। वो बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट या नागभट्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागसेन। अब हम लोग समझते हैं कि मिलिंद पेन्हो है क्या। मिलिंद पेन्हो एक संस्कृत नाटक है जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को बौद्ध की शिक्षा दे रहे हैं और उनको आत्मा के बारे में बता रहे हैं। काफी देर समझाने के बाद भी जब बौद्ध भिक्षु उन्हें आत्मा का रूप नहीं समझा पाते हैं तो वो पूछते हैं, राजन आप किससे आए हो? तो राजा कहते हैं मैं रथ से आया हूँ। तो तुरंत बौद्ध भिक्षु घोड़े पर हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या ये रथ है? तो राजा कहते हैं नहीं। इसके बाद सीट पर हाथ रखते हैं, कहते हैं ये रथ है। राजा डिनाई करते हैं, फिर कहते हैं पहिए पे हाथ रखते हैं, कहते हैं ये है रथ। तो सारी ही चीजों से राजा मिलन डिनाई करते चले जाते हैं और आखिरी में राजा मिलन स्वयं कहते हैं कि महात्मा रथ कोई इनमें से एक नहीं है, वरन जो है इन सबों का सम्मिलित रूप रथ है। तो इसी पर बौद्ध भिक्षु नागसेन कहते हैं कि उसी प्रकार से आत्मा भी कोई एक चीज नहीं है, आत्मा 5 रूपों का संघात है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरी लवणता कर्क और मकर रेखाओं के बीच अधिकतम होती है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। सी बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगला है यदि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सुई पर हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। अगला है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। और आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका केवल एक सही है। और यहाँ पर एक चीज समझिए, एक शब्द आया है प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब ये होता है कि ऐसी वनस्पति जो समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरती रहती है उसे हम प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? पहला है मातंगिनी हजारा, अगला है कनक रता बरुआ, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली और लास्ट है शांति घोष। और यहाँ पर आप देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और इसमें
हजारा जी, बरुआ जी और अरुणा आसफ अली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि शांति घोष का इसमें कोई योगदान नहीं है, और अरुणा आसफ अली यहाँ पर जो है क्या करती है कि जो भी रेडियो से जुड़ा हुआ सारा मैटर ये अरुणा आसफ अली जी उस समय देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और आपके ऑप्शन है तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क या मैग्नीज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। और पहला कथन है आपका, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति देता है। और यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति देता है, इसी प्रकार की शक्ति वह उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत देता है। हम लोग अगला स्टेटमेंट देख रहे हैं, और अगला स्टेटमेंट है आपका कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जानते हैं आप कि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, और अगर हम इसे अनुच्छेद 13 के साथ जोड़ करके पढ़े तो अनुच्छेद 13 क्या करता है कि संविधान में संसद को कानून बनाने की शक्ति को मर्यादित करता है। और इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, जो हमारे साथी बताएंगे आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश यादव है और आगे के क्वेश्चंस को आप लोग हमारे साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा नाना साहेब, खान बहादुर खान, तीसरा हजरत महल और कुंवर सिंह। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, खान बहादुर खान। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं, इसमें हमें विचार करना है। और पहला कथन क्या है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम देखें तो ऑप्शन बी दोनों सही है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत व स्रोत है जो कि, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है उसको हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला, उष्मा जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 15 का डी हो जाएगा, नवीकरणीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान, ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है हम लोगों का? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर। तो संगीत टप्पा शैली का परिष्कृत विकास मोहम्मद शाह के दरबार में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन 17 का ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, और दोस्तों ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख लेते हैं। अभ्यास कहाँ किया गया था? क्वेश्चन तो ये अभ्यास हमारा हुआ था
राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे हमें दो सूची दी हुई है, पहली सूची में हमारे अनुच्छेद दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित प्रावधान को दिए हैं। तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 324 में, तो हाँ फ्रेंड्स, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। और आपका क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को संलग्नित करना है। आपका पहला है अनुच्छेद 324, और जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 324 जो है आपके निर्वाचन आयोग को व्यक्त करता है। तो हम यहाँ पर देखें कि ए का 4 अगर कोई दिया होगा तो उसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही ए दिया हुआ है, लेकिन हमेशा आप ऐसा करेंगे कि जैसे आपको आंसर पहले भी मिल जाता है तो आपको क्या करना है, बाकी सारी चीजों को चेक करना है। इसके बाद अनुच्छेद अगर हम 315 को देखें तो अनुच्छेद 315 आपका जो है लोक सेवा आयोग को व्यक्त करता है। अनुच्छेद 280 जो है आपका राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात करता है। अगला है आपका अनुच्छेद 338 जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को व्यक्त करता है। और यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को व्यक्त करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो ये स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपका महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इट सेज दैट द आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 को बहुत ध्यान से पढ़ने पर हम ये समझ जाते हैं कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऐसा पद ग्रहण होता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक वो महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। उसके लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट केवल पहला सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं और इसमें आपको कथन और कारण का बताना है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, पहला स्टेटमेंट। और आपका दूसरा स्टेटमेंट है, देखिए पहला स्टेटमेंट जो है जहां तक है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलित बना रहता है। अब देखिए अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है कि अगर पर्यावरण बहुत तीव्र जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि केवल पहला ही क्वेश्चन क्या है, सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी। पहला है मोपला विद्रोह, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, अगला है होम रूल आंदोलन और जलियांवाला बाग। तो अगर हम इसको एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि होम रूल आंदोलन जो था ये लगभग जो है क्या है 1916 और 17 के बीच चला हुआ आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो ये असहयोग पर खिलाफत थी, यानी 1920 के आसपास की घटना है। इसके बाद हम आते हैं जलियांवाला बाग कांड की। तो अगर जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है आपकी 1920 की घटना है, जब रॉलर एक्ट पास हुआ था और रॉलर एक्ट के विरोध के परसुएंस में सैफुद्दीन किचलू ने जो है अमृतसर में एक सभा बुलाई थी और वहीं पर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसके दोषी जनरल डायर थे। और अगर हम इसमें देखें तो मोपला विद्रोह क्या है कि
अंतिम थी, क्योंकि मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। अगर ये पूछा जाता कि कौन सी घटना सबसे पहले थी, तो हो जाता आपका होम रूल आंदोलन, क्योंकि ये लगभग 1916-17 की घटना थी। और सबसे अंतिम घटना कौन सी थी? मोपला विद्रोह, जो 1921 की घटना है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक तरफ पर्वत है और एक तरफ देश है, और दोनों को क्या करना है? आपको मैच करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं किलिमंजारो आप जानते हैं कि कहाँ पर है? ये तंजानिया में है। अगला है आपका एक मिनट, अगला है आपका टोबिकल, ये आपका जो है मोरक्को में है। अगला है स्टेनली की अगर हम बात करें तो ये आपका सी का 4 युगांडा। और अगर हम हॉगर की बात करें तो ये कहाँ पर आ जाएगा? अल्जीरिया में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? यहाँ पर हमें मिलान करना है। और आपका पहला है पेप्टिक वर्ड बताना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रोग दिया हुआ है और दूसरा उसका फैक्टर दिया हुआ है कि किस फैक्टर से हो रहा है। तो अगर आप पेप्टिक की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो पेप्टिक जो है ये एक आपका बैक्टीरिया से जनरेट होने वाला रोग है। तो ए का 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास ऑप्शन बन रहा है ए और सी। हम लोग अगला पे आते हैं। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू भी किससे होता है? आपका विषाणु से होता है। तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी बन रहा है। अगला है आपका एलिफेंट फुट या पील पाउच, जिसे हम फाइलेरिया कहते हैं। तो अगर हम फाइलेरिया की बात करें तो ये क्या होता है? गोल कृमि से होता है, वर्म होते हैं। और लास्ट है आपका मलेरिया। तो मलेरिया आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया हमेशा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जिसे फीमेल एनोफिलीज क्या करती है? कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अगला है एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी या 2 फरवरी? तो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर देखें तो 2 फरवरी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय वेटलैंड विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, थोड़ा सा कर्सर वो हो गया। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम, ये देखिए करंट से क्वेश्चन है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ही स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उनके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं हो सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? आपका गलत है, क्योंकि जब जिस दिन उनको रिमूव किया जाएगा उस दिन तक क्या रहेगा कि उनके द्वारा किए गए सारे कार्य क्या होंगे? मान्य होंगे। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या है? बी, केवल 2 सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं, सिकंदर शाह, हैदर शाह, शमसुद्दीन शाह और जैनुल आबदीन। तो इसका जो है सही आंसर है जैनुल
आब्दीन, जो क्या है कश्मीर के अकबर के नाम से भी हम क्या करते हैं इनको जानते हैं। अगला है भारत के किस भाग को हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? और अगर आप देखें यहाँ पर तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान और केरल। तो हंगुल जो है एक बहुत ही ठंडे एरिया में पाया जाने वाला हिरण है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देखें तो जम्मू कश्मीर इससे मैच करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी जम्मू कश्मीर। अब आगे के क्वेश्चन आपको रितेश जी कराएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है हमारा? पहला कथन है वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कथन क्या है हमारा? वैश्विक साधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्थ वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचनाओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी 32 का सतत विकास। इसमें हमें ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम क्षरण होता है तो यह वर्तमान की पीढ़ियों द्वारा इसे इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा। तो यह हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा क्या है? सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, यानी सबसे पहला कौन सा है और आखिरी तक हमें देखना है। तो पहला क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसमें हमारा देखा जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक ऑप्शन कथन चौथा हमारा पहले होगा। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है? तीसरे पे हमारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है। और नेक्स्ट चौथे पे हमारा भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि दी जाती है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमारे करंट का क्वेश्चन है तो इसे हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक कवित्री का नाम दिया गया है और दूसरी पुस्तक का, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो दिया बाई विनय मालिका ये सही है। सहजो बाई सही, बाई सहज प्रकाश ये भी सही है। सोनू कुमारी स्वर्ण बेली की कविता ये भी सही है। गंगा बाई गणेश देव लीला, ये हमारा ऑप्शन डी क्या है? ये गलत मैचिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में हमें कथनों को देखकर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ? 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए। दूसरा क्या हुआ? तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ना तो एक ना ही दो। यह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत नहीं आए थे, ना ही ये तुर्की भाषा के बहुत अच्छा ज्ञाता थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो पेशवा थे उनका कालानुक्रम हमें देखना है यहाँ पे। तो इसमें क्या है हम लोग का, पहला बालाजी विश्वनाथ। तो पहला बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले थे। उसके बाद सेकंड पे हम देखें तो बाजीराव प्रथम, और थर्ड पे देखें तो माधव राव प्रथम आएंगे, और फोर्थ पे नारायण राव। तो ऐसे में हम लोग को देखा जाए तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा ऑप्शन ए। तो 38 का ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में रेगिस्तानों के बारे में देखना और उनका आकार क्या है उसके बारे में हमें सबसे छोटे से बड़े के क्रम में देखना है। तो पहला क्या है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और दूसरा क्या है, अरेबियन मरुस्थल, और तीसरा हमारा क्या है, सहारा मरुस्थल, और चौथा गोबी मरुस्थल। तो इसमें हम देखें तो पहला ग्रेट सैंडी मरुस्थल हमारा सबसे बड़ा है, और नेक्स्ट देखें तो इसमें से हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, ये हमारा आता है। नेक्स्ट अरेबियन मरुस्थल, और एट लास्ट हमारा क्या आता है, सहारा मरुस्थल। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा हमारे सीरीज में लग रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है। तो इसमें हमें निर्धनता का प्रकार डिसाइड करना है कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्या है, पूर्ण यानी पूर्ण निर्धनता, दूसरा सापेक्ष निर्धनता, और तीसरा क्या है, व्यक्ति परक निर्धनता, और चौथा क्या, प्राकार्यात्मक निर्धनता। तो इसमें देखें तो पहला हम लोग का पूर्ण निर्धनता आता है निर्धनता में, और सापेक्ष निर्धनता भी आता है, और व्यक्ति परक निर्धनता भी आता है। तो ऐसे में हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी सही है, केवल 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन हमारे सर के साथ देखेंगे। हाँ, तो बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दूह कौन अधिकारी था। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपने केवल शब्द को पकड़ना है। देखिए अगर आप वैदिक कालीन प्रशासन को अगर आप देखते हैं तो वहां पर 2 तरीके के टैक्स लिए जाते हैं, एक था भाग और एक था बलि। तो आप देखेंगे कि भाग का मतलब क्या होगा कि जो टैक्स को जमा करे ना, और अगर बलि दूह होता तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्स को जमा करने वाला अधिकारी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 तरीके के टैक्स थे, भाग और बलि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राजस्व कर जमा करने वाला। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है, और ये आपका करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। और ये देखिए आप जो है हिस्ट्री का जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। और आपका जो है पहला ऑप्शन है, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला है, यह मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे लेटराइट विषय में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हम देखें तो केवल इसमें क्या है, पहला कथन सही है। क्योंकि आप देखें तो लेटराइट मृदा जो है कहाँ पर पाई जाती है, केरल वाली बेल्ट पर पाई जाती है, जहां पर तापमान क्या है, बहुत ज्यादा उच्च रहता है, और यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, जिससे क्या है, सिलिका का निश्चालन हो जाता है, और सिलिका के निश्चालन करने के पश्चात इसमें लौह ऑक्साइड
फेरिक और फेरस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेटराइट मृदा का रंग ही क्या होता है, लाल होता है। और लाल होने का कारण जैसा कि अभी मैंने बताया, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, और ये किससे रिलेट करते हैं, लोहे से। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संकलित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करता है? और आपके ऑप्शन है तालिब, अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली और अजीनुद्दीन खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजीनुद्दीन खां। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से दो कथन है और कथन और कारण से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है आपका। और पहला है आपका, दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि मानसून में तमिलनाडु में कम वर्षा होती है, और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अगला है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पोषक स्तर बनाते हैं। पहला ऑप्शन है केवल मांसाहारी जंतु से, केवल पौधों से, केवल जंतु से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। तो आप देखिए, पोषण स्तर में अगर हम सबसे नीचे देखें तो उत्पादक होते हैं, उससे ऊपर अगर हम देखें तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद देखें द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, और आखिरी में कौन आ जाते हैं, आपके अपघटक आ जाते हैं। तो केवल एक से ही, न तो केवल पौधों से, न तो केवल मांसाहारी जंतुओं से, न तो केवल जंतुओं से ही जो है पोषण स्तर का निर्माण हो सकता है। पोषण स्तर के निर्माण करने के लिए क्या है, एक पिरामिड बनता है, और उसी पिरामिड से अगर हम देखें तो सबसे नीचे स्तर पर कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 48 क्वेश्चन आपका करंट से है, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की मुख्य सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है आपका, पंचायती राज के 3 स्तर व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तर की सिफारिश की गई। बिल्कुल सही बात है कि अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता कमेटी, जो क्या है 1959 में जो है, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसने क्या कहा था, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो यहाँ अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि यहाँ पर हमें केवल 2 स्तर व्यवस्था होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। प्राचीन काल का भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कालक्रम हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है शक कुषाण यूनानी, दूसरा है यूनानी शक कुषाण, तीसरा है शक यूनानी कुषाण, और आखिरी है यूनानी कुषाण और शक। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट को कवर कर लिया है। आगे के दूसरे पार्ट पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पूरा बाइंड अप कर लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। पहले बताना था ना।